जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप कक्षा 7 की सामाजिक विषय क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विषय में आज हम इतिहास और नागरिक जीवन की पाठ्यपुस्तक से इतिहास खंड को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला पाठ हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 2, जिसका नाम है सल्तनत काल का उदय, यानी सल्तनत काल की शुरुआत। सल्तनत काल की शुरुआत पाठ 2 जो है, इसको खोल के सभी लोग अपनी किताब को बैठ जाएं, ताकि इसको हम आपको सही तरीके से समझा सकें। सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इस सल्तनत काल में के शासन व्यवस्था में यानी किन किन शासकों का योगदान रहा, यानी किन किन शासकों ने इस गुलाम वंश के शासन में शासन किया। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम इसको टॉपिक पे चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो था भारत में जो इस्लाम धर्म की शुरुआत के साथ साथ जो भारत में शासक आए, उनमें मोहम्मद गौरी जो था वो अपना उत्तरी हिस्से में, भारत के उत्तरी हिस्से में अपना शासन स्थापित कर चुका था। उसने बहुत सारे शासकों को हरा करके अपने जो है राज्य को सुदृढ़ कर लिया था। वो भारत में न रह करके वो गौर में रहता था और वहीं से रह करके अपना शासन भारत में भी चलाता था। आपको पता होना चाहिए, जब भारत में शासन चलाता था तो वहाँ उसने किसी न किसी को रखा होगा। आप पर विचार करना होगा ना कि यहाँ पे शासन फिर करता कौन था, ये जब गौर में रहता था। तो उस समय क्या होता था कि एक प्रथा चलती थी गुलामों की। वो ये होता था कि उस समय गुलामों को तुर्किस्तान में युवकों को खरीद करके उन्हें युद्ध और प्रशासन के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। प्रशिक्षित करके सुल्तान उनको बेच दिया जाता था। वो गुलाम कहलाते थे। वो सुल्तान की सेवा करते थे और उनके साथ साथ वो योग्य और होनहार गुलामों को क्या किया जाता था, ऊंचे ऊंचे पदों को पर उन्हें आसीन कर दिया जाता था, जिनके बदले उन्हें अच्छा वेतन भी दिया जाता था। तो मोहम्मद गौरी भी जो था उसने भी कई सारे गुलाम जो थे उसके भारत में शासन चलाया करते थे। 1206 में जो था मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 1206 में। तो आपको पता होना चाहिए, जब 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो भारत में शासन चलाने के लिए इसका एक मुख्य अधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का बहुत ही अच्छा गुलाम था, जिसने गौर के राज्य से अपना संबंध तोड़ दिया। जो गौर में जहाँ पे मोहम्मद गौरी रहता था उससे अपना संबंध तोड़ दिया और भारत में उसने अपने राज्य को तुर्क राज्य को मजबूत बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो भारत का खुद सुल्तान बन गया। तभी से जो देखा जाए तुर्की सल्तनत कहलाया गया है। तुर्की सल्तनत जो है, तुर्क साम्राज्य की स्थापना इसी से मान के चलते हैं, मानी जाती है। तुर्की साम्राज्य की स्थापना किससे मानी जाती है? तुर्की सल्तनत जो है मानी जाती है किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। इसने देखा जाए अगले शासक के रूप में इसने देखा जाए इल्तुतमिश ने जो है 1210 में सत्ता संभाली और उसके साथ उसने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया था। तभी से दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। यानी दिल्ली सल्तनत किसने तैयार की, कब से प्रसिद्ध हुई? जो कि ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली सल्तनत को बनाया था। अब प्रश्न आता है कि ये जो इनकी सल्तनत थी काल
सल्तनत काल के जो शासक थे उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आ गई थी। आपको पता होना चाहिए कहीं भी शासन करने के लिए कुछ लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है। उस समय सरदार जो थे जिन्हें अमीर कहा जाता था, ये अफ़गान होते थे, तुर्क होते थे। ये कबीले जो होते थे ये इन कबीलों के, तुर्क अफ़गान कबीलों के सरदार होते थे, अमीर होते थे, जो अपनी जाति श्रेष्ठता के लिए नहीं कहते थे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। जैसे कि सुल्तान होते थे ना, वो कहते थे हम बड़ी श्रेष्ठ हैं, यानी बड़े अच्छे अपने आप को मानते थे, कहते थे कि हम अमीर हैं। तो इनके बिना मदद के कोई भी सुल्तान नहीं बन सकता था, यानी इनसे उसे मदद लेनी ही पड़ती थी। अपने विषय से जुड़े अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि क्लास की अन्य वीडियो को आने के बाद तुरंत आप तक पहुंचने की सूचना प्राप्त होती रहे। इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उस समय 40 गुलामों का एक संगठन जो था वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। सुल्तानों को अमीर सरदारों में संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने एक 40 गुलामों का संगठन बनाया था, यानी सबको एकत्रित करने का, ताकि ये इनके खिलाफ विरोध ना कर सकें। ये जो सुल्तान होते थे ये आपको पता होना चाहिए ये इस्लाम शासक के सिस्टम में थे, तो ये इस्लाम धर्मावलंबी थे। इन्होंने भारत पर शासन करने के लिए इन्होंने तुर्क अमीर जो होते थे, यानी सरदार होते थे, तुर्क अमीर जो होते थे ना, उनका इन्होंने और धार्मिक जो उलेमा होते थे उनको खुश करने के लिए हिंदुस्तानी जनता से सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। इसके लिए इन्होंने बड़ा मजबूत सैनिक संगठन के चलते और बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा करते हुए इन वंश के लोगों ने 320 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया, जिसमें तुर्क वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश प्रमुख हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो पहला जो इनका प्रारंभिक तुर्क जो है गुलाम वंश जिसे कहा जाता है, तो ये 1206 से 1290 तक माना जाता है। आपको मैंने जी कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम बताया है। ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये पहले उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। वो बहुत ही उदार शासक कहलाता है, जिसे इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के। लाख बख्श का मतलब ये होता है कि ये लाखों का दान करने वाला होता था, यानी लाखों रुपए दान कर देता था, यानी लाखों की सामग्री को ये दान कर देता था। ये बड़ा दानप्रिय व्यक्ति कहलाता है। भारत में इसने अधिकांश जीवन, मैंने बताया था, ये षड्यंत्रों से बचने के लिए इसने सैनिक गतिविधियों में ही अपना समय व्यतीत कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये निर्माण कार्य में भी रुचि रखता था। इसने कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनवाया था। इसने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत उल कुतुब इस्लाम इसका निर्माण भी कुतुब कराया था, मीनार, लेकिन ये कुतुब जो मीनार है पूरी नहीं हो पाई ने थी और बनवाया, इसकी लेकिन कुतुब मृत्यु मीनार हो को गई थी। इसके तब बाद इल्तुतमिश ने इसे संपूर्ण पूरा कराया था। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने भारत में नए राज्य की नींव तो डाली, लेकिन वो पूरे अपने राज्य को सुदृढ़ करने में अवसर को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि ये 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली में देखा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो इल्तुतमिश है उसने गद्दी को संभाला, और संभालने के साथ साथ इसे ही भारत में तुर्कों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि इसने ही इतने लंबे समय में, यानी 1210 से 1236 तक अपने साम्राज्य को खूब अच्छी तरीके से मजबूत किया। आंतरिक और बाह्य शक्ति को बचने के लिए इसने 26 वर्षों तक बचते हुए इसने 26 वर्षों तक शासन किया। इसने प्रशासन को कई भागों में बांट करके, यानी केंद्रीय शासन और केंद्रीय शासन को
प्रांतों और रिक्तों में बांट दिया। उसके बाद प्रांत और रिक्ता जो होते थे उन्हें परगनों में बांट दिया, परगनों को फिर गांव में डिवाइड किया था, इनके भी अधिकारी बनाए थे। तो शासन व्यवस्था इसकी ऐसी थी कि आपको पता होना चाहिए, पहले जो विभाजन है और इधर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, केंद्रीय शासन की जिम्मेदारी किसके पास थी, सुल्तान के पास होती थी, और इक्ता और प्रांत की इक्तादार और अक्तादार को होती थी। परगना जो की व्यवस्था परगना अधिकारी के पास होती थी, जबकि ग्राम जो था उसमें मुखिया और पटवारी और चौकीदार हुआ करते थे। और ये उस समय का इसका शासन है कि देखो यहाँ पाकिस्तान से सिंधु नदी, पाकिस्तान वगैरह से लेकर के इधर राजस्थान का हिस्सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये देखो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा लेकर के बिहार और जो है बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा, इधर से पूरा ये भूटान के करीब तक ये पहुँचता है। ये पूरा जितना भी येलो कलर का ये है सब, ये इसका शासन था जो इल्तुतमिश का साम्राज्य था। उसके बाद में देखा जाए इसके शासन व्यवस्था में के बाद में इल्तुतमिश जो था, इसने अपने शासन में व्यवस्था को सुधारने के लिए इसने क्या किया था, चांदी का टका भी बनाया था, चांदी का टका बनाया था, तांबे का जीतल भी बनाया था। इसने टका और जीतल चलाने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। आपको प्रश्न अगर पूछा जाता है टका किस चीज़ का बना होता था, तो चांदी का टका था, जीतल जो था ये तांबे का हुआ करता था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसने अपने जीवन काल में ही इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, क्योंकि उसका जो पुत्र था वो बड़ा कहने का मतलब दुर्बल शासक था, यानी दुर्बल था। तो इसके लिए इसने अपनी पुत्री को जो रजिया थी उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। देखा जाए रजिया जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासक कही जाती है, जो मध्यकाल की प्रथम जो है मुस्लिम महिला शासक थी। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को पर्दा में रहने की इजाज़त होती थी, लेकिन रजिया जो थी ये पर्दे में नहीं रहती थी, इसलिए इसका सरदार और उलेमा जो थे विरोध करते थे। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसके जो पुत्र को, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, को गद्दी पर बैठाया, लेकिन जब ये दुर्बल शासक था इसलिए इसको 1936 में इसके 1236 में 1236 में इसके पद से हटाते हुए गद्दी पर खुद रजिया सुल्तान बैठ गई थी। इसके बाद में देखा जाए तो ये अपना देखा 3 वर्ष 8 माह तक इसने रजिया ने अपना शासन किया। इसने अपने स्त्री पहनावा को छोड़ दिया था, जिससे जो उस समय के अमीर लोग होते थे, जिनको मैंने बताया था अमीर जो थे, तो वो अपने सम्मान के खिलाफ इसको मानते थे। ये महिला की कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहते थे और ये सरदार भी वैसे ही करते थे, और ये जो रजिया थी ये न अमीरों की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। तो दोनों में जो था मनमुटाव चल रहा था। इस मनमुटाव के चलते इन अमीरों ने षड्यंत्र रच करके रजिया को उसके जो है पद से, यानी शासन के पद से हटा दिया, शासक के पद से। और उसके बाद इसके जो 2 भतीजे थे बारी बारी सुल्तान बनते रहे जो अयोग्य थे। और उसके बाद में इल्तुतमिश के छोटे पौत्र जो था नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान इन जो है अमीरों ने उसको बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद जो था 1246 से लेकर के 1265 तक उसने जो है शासन किया। 40 तुर्क अमीर जो थे, मैंने जब बताया था 40 तुर्कों के अमीर का दल जो था उसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये विरोध ना कर सके। वो इतने शक्तिशाली उस समय हो गए थे कि जिसको चाहते थे उसको अपनी उस शासक की गद्दी पर बिठा देते थे और जिसको चाहते थे उसको हटा देते थे। 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र जो कि मैंने बताया है नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठा दिया। महमूद ने जो है एक अमीर जिसका नाम बलबन था, गयासुद्दीन बलबन, जिसको अपना नायक बनाया, यानी सेना नायक बनाया था। बलबन धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी और एक शक्तिशाली सरदार बन गया था। 1265 में नासिरुद्दीन की महमूद के बाद में वो खुद बलबन जो था, गयासुद्दीन बलबन, ये गद्दी पर बैठ गया। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। इसने पूरा सिस्टम देख रखा था पहले से, तो इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी कराए। इसने दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के आसपास जो जंगल थे उनको कटवा करके वहाँ पर पुलिस चौकियाँ भी बनवाई थी। और इसके साथ साथ इसके दिल्ली के आसपास जो मेवाती
थे जिनका विद्रोह रोकने के लिए इसने बहुत सारे संघर्ष किए, जिसमें इन विद्रोहों को रोकने में ये सफल रहा था। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया था। बलबन ने कानून लागू करने की कठोरता भी बरती थी, यानी कानून को इसने बड़ा सख्ती से इसने कानून को लागू किया था। और राजा को इसने कहा था, राजा जो है ये धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, और वो अपने कपड़ों को भी, यानी वो बिल्कुल जो था सिस्टम से ही अपने दरबार में आता था। दरबार में उसने एक ड्रेस बना रखी थी, उसको पहन करके ही आता था। ये बड़ा ही अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठा करता था, और कभी मजाक भी नहीं करता था, ना ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग के, मैंने बताया, कपड़े पहनकर आने बैठने के बारे में नियम भी बना रखे थे। उसने सुदृढ़ व्यवस्था बनाई, राज्य की पूरी खबरें उसको गुप्तचर उसको दिया करते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि वह जो था न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य मानता था, यानी न्याय व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया, और सेना पर ध्यान देने के साथ साथ उसने क्या किया, सैनिकों को वेतन पर भी ध्यान दिया। उनको सदैव समय पर वेतन देता था। उन्हें सक्रिय रहने के लिए, यानी वो निष्क्रिय न पड़ जाए, उसके लिए वो बार बार उनसे युद्धाभ्यास भी कराया करता था। इसके बाद में आता है ये अपने शासन को सुदृढ़ करने के साथ साथ इसने बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए या मंगोलों से बचने के लिए, उनकी शक्ति को रोकने के लिए इसने 13वीं शताब्दी में बहुत सारे प्रयास किए। जो प्रयास ये है कि उसने मंगोलों के आक्रमण की भयंकरता को, देखो ये चित्र बना हुआ है, इसने किस तरीके से अपना सिस्टम बनाया था। ये इसका शासन का पूरा शासित क्षेत्र है। ये गुलाम थे, इनको जहाँ तैनात किया गया था। सेना नायक का तंबू था। ये चंगेज खां है। ये मुगल जो आए हैं, ये मंगोल से ही निकल के आए मंगोल, जो नए आक्रमणकारी थे वो मंगोल थे। वो देखा जाए उस समय सबसे अधिक साम्राज्य में सबसे अधिक जिसके नाम से जाना जाता है वो चंगेज खां था। उसके नेतृत्व में 13वीं सदी के अंत में मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़े भाग पर फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। तो ये जो चंगेज था, उससे उसके आक्रमण से बचने के लिए बलबन भली भांति परिचित हो ही चुका था। तो वो क्या करता था, उसने उन्हें रोकने के लिए मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले जितने भी दुर्ग पुराने थे, उनको इसने जो है फिर से उनकी मरम्मत करा दी, और वहाँ पर कुछ नए दुर्गों की भी स्थापना कराई। साथ ही साथ वो वहाँ पे हष्ट पुष्ट, यानी मजबूत, जो कटकाठी में मजबूत थे, उन सैनिकों को और विश्वसनीय सैनिकों को वहाँ पर नियुक्त किया, और उनके अस्त्र शस्त्र और भोजन आदि की व्यवस्था भी वहाँ पर कर दी थी। इसके बाद में इसने देखो चांदी का और सोने का टका जो बनाया था ना, वो दिखाया गया है। कुछ प्रश्न इस पाठ के हैं, उसको समझ लेना जरूरी है। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला तुर्क शासक कौन था? मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है। जो पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बताया था। उसके बाद में दूसरा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, मैंने इल्तुतमिश को बताया था आपको वास्तविक संस्थापक। बलबन ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए क्या किया था? मैंने आपको बताया, पुराने इसने जो रास्ते में पड़ने वाले पुराने दुर्ग थे उनको ठीक कराया और नए दुर्गों की स्थापना की। वहाँ पे हष्टपुष्ट सैनिकों को रखा था ताकि वो आराम से इससे, यानी मंगोलों से लड़ सके। उसके बाद में कुछ विकल्पी प्रश्न है, जिसमें पहला है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इल्तुतमिश ने अरबी ढंग का नया सिक्का टका चलाया। वो किस चीज़ का था? टका जो था सोना और चांदी का था जी। टका जो था चांदी और सोने का, यानी चांदी का टका चलाया था। किस चीज़ का चलाया था? चांदी का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कुतुब मीनार किसने पूरी कराई थी? इल्तुतमिश ने पूरी कराई थी। इक्ता प्रधान का जो इक्ता था, जो प्रांत का अधिकारी जो था, इक्तादार या अक्तादार कहलाता था। ठीक है ना, इक्तादार या अक्तादार कहलाता था। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? रजिया सुल्तान को, रजिया को।
रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसके साथ साथ में इसमें थोड़ा ये बता देना है कब से कब तक कौन सा प्रारंभिक तुर्क वंश जो है 1206 से 1290 तक जो बताया गया है वही है। तो पहले सबसे पहला इसका शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक रहा। इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 तक रहा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही। गयासुद्दीन महमूद जो था नासिरुद्दीन महमूद ये 1246 से 1265 तक। गयासुद्दीन बलबन ये 65 से 87 तक इसने शासन किया। तो ये पाठ दूसरा समाप्त हो गया है। अगला पाठ हम जो है तीसरा पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश, यानी जो खिलजी